Hello, dear student. How are you? I hope you are well with your family. तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने बहुलक के वर्गीकरण के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं अपन। तो मैं सोचता हूं कि आपके वो अच्छे ढंग से तैयार हो गए होंगे। अब अपने पास वर्गीकरण से रिलेटेड 2 बेसेस और बचे हुए हैं, तो अपन वो स्टार्ट करते हैं। बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब इस टॉपिक के अंदर एक बेस अपन लेते हैं एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, और दूसरा टाइप जो अपन लेते हैं बहुलीकरण या बहुलकन, पॉलीमराइजेशन के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो यहां देखिए, पहले अपन डिस्कस करेंगे बहुलीकरण या बहुलकन के आधार पर इनका वर्गीकरण, मतलब कि बहुलक किस टाइप से बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, इसके बेस पर इनका वर्गीकरण। तो यहां अपने पास 2 टाइप आते हैं। फर्स्ट योगज बहुलीकरण, और सेकेंड टाइप जो है संघनन बहुलीकरण। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे योगज बहुलीकरण करने के लिए या संघनन बहुलीकरण करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। योगज बहुलीकरण सबसे पहली बात अपने पास आती है कि ये बहुलीकरण कौन सी एकलक इकाइयां प्रदर्शित करती हैं। तो ये बहुलीकरण क्रिया जो है वो मोस्टली असंतृप्त एकलक इकाई प्रदर्शित करती है। असंतृप्त का मतलब है कि जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, तो उन एकलक इकाइयों द्वारा योगज बहुलीकरण प्रदर्शित किया जाता है। इसी को अपन श्रृंखला वृद्धि बहुलकन भी कहते हैं, और संघनन बहुलीकरण को परस्पर वृद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि सभी बहुलकों का वर्गीकरण इन दोनों बेसिस पर नहीं किया जा सकता था। इस वजह से मार्क ने इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इन्हीं को श्रृंखला वृद्धि बहुलकन और इनको परस्पर वृद्धि बहुलकन के रूप में भी प्रदर्शित किया है। तो अपन बात कर रहे थे वे कार्बनिक एकलक इकाइयां जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, वो योगज बहुलीकरण प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए, योगज बहुलीकरण करते समय आप लोगों को क्या करना है। तो उसमें सबसे
पहला काम अपन क्या करेंगे कि आपको जो पाई बंद दिखाई दे रहे हैं, मतलब वैसे कोई रूल नहीं है इनके, लेकिन मैं आप लोगों को तैयार करने के लिए इनके कुछ नियम बना देता हूं ताकि आप आसानी से वो कर पाओ। और वो नियम इस प्रकार से अपन बनाते हैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी पाईबंद आपको दिखाई देते हैं, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं, उनमें जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, और उसके बाद जो अनदर बॉन्ड बनते हैं उन्हीं एटम्स या उन्हीं परमाणुओं के मध्य, तो वो बंद कौन से होते हैं? पाई बंद होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो पाई बंद तोड़ लेने। जैसे ही पाई बंद आप तोड़ोगे, उस पाई बंद से कनेक्टेड दोनों परमाणुओं पर एक एक संयोजकता या एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद दूसरी चीज आपको देखनी है वो ये कि आपको एकलक इकाई के अंदर, जिसे आप बहुलीकरण के अंदर प्रदर्शित करने वाले हो, सिर्फ श्रृंखला में अपने को दो ही बॉन्ड फ्री दिखाने हैं। अगर बाय द वे किसी इकाई में ऐसा होगा, हमारे साथ एक बार जो आएगा अपन जिक्र करेंगे उस चीज का, तो यदि दो से ज्यादा बॉन्ड अगर फ्री दिख रहे हैं तो आपको उन्हें वापस जोड़ना है। तो गौर करो बेटा, पहला काम क्या किया, जितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं प्रत्येक जगह से, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक टूटेगा, दो बचे रहेंगे। डबल बॉन्ड है तो एक टूटेगा, एक सिग्मा वाला बचा रहेगा। मतलब आपको एक ही पाई बॉन्ड तोड़ना है। अगर दो जगह है तो दोनों जगह से आप एक एक तोड़ देंगे। क्लियर? ये करने के बाद दूसरी चीज अपने को क्या ध्यान रखना है कि आपको पूरी श्रृंखला के अंदर सिर्फ दो ही बॉन्ड फ्री दिखाने हैं। बाय द वे किसी इकाई में, जैसे फॉर एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन, अब पहले रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूं, पाई बॉन्ड तोड़ूं। यहां देखिए एक पाई बॉन्ड है तो ये हट जाएगा, एक बॉन्ड यहां फ्री हो गया और एक यहां फ्री हो गया। सिमिलर यहां भी एक पाई बॉन्ड है तो ये टूट जाएगा, एक यहां फ्री हो गया और एक यहां फ्री हो गया। अब अपने को फर्स्ट और लास्ट कार्बन वाले दो ही बॉन्ड फ्री रखने हैं, इसका मतलब दो बॉन्ड को वापस जोड़ना। वापस कैसे जोड़ेंगे वो अभी हम बात करेंगे। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से अपने को दोनों पाई बॉन्ड नहीं तोड़ने हैं, सिर्फ एक ही तोड़ना है। जैसे ये टूटेगा, ये इसका बहुलक बन जाएगा, हो गया इसका ये बहुलक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों के कि अगर दो जगह पाई बॉन्ड थे तो मैंने दोनों जगह से तोड़ दिए हैं, तो टोटल मेरे पास कितने बॉन्ड फ्री हो रहे हैं? 4। अब तीसरी बात, दूसरी बात के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे थे, अपने को दो बॉन्ड फ्री रखने। इसका मतलब बाय द वे अगर दो से ज्यादा बॉन्ड फ्री हो रहे हैं तो आपको उन्हें वापस जोड़ना है। अब वापस जोड़ने के लिए आप ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि कई बार कुछ छूट जाता, गलती हो जाती है, इसलिए मैं तीसरा पॉइंट आपको दे रहा हूं। आपको चेक करना है प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड है या नहीं। यहां देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया 3, एक ये फ्री वाला बॉन्ड हो गया 4। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहां देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को इसके साथ कनेक्ट करता हूं तो यहां बॉन्डों की संख्या 5 हो जाती है। तो मेरे को इन दोनों को क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना। समझ गए बात को?
जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इन पर देखो प्रत्येक कार्बन पर आपको 4-4 बंध मिल जाएंगे। ये फ्री बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 3, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड 4, इस पर देख लीजिए 1 2 और 2 ये 4। तो प्रत्येक कार्बन पर आपको चेक करने हैं कि 4 बंध है या नहीं। इन 3 चीजों का ध्यान रखोगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी। देखिए है बिल्कुल आसान, लेकिन कई बार क्या होता है जल्दबाजी में कुछ कार्बन्स के बॉन्ड बच जाते हैं और उस चक्कर में फिर आपका वो गलत हो जाता है। तो क्लियर है आपके? 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। यौगिक बहुलक बनाते समय आपको पाई बॉन्ड तोड़ लेने। दूसरी बात, आपको सिर्फ 2 ही बॉन्ड फ्री रखने। तीसरी चीज, आप प्रत्येक कार्बन पर चेक करेंगे कि सारे बॉन्ड हैं या नहीं। तो इस 3 नियमों का यूज करके आप प्रत्येक यौगिक बहुलीकरण कर सकते हो। शायद कर दोगे। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इनके नंबर को बताने के लिए मैं यहां N मेंशन कर देता हूं। एरो के निशान पे आप लिख दोगे बहुलीकरण। अब क्या करेंगे, अपन ने देख लिया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, असंतृप्त एकलक इकाई है, असंतृप्त है, इसका मतलब कौन सा बहुलीकरण देगी? यौगिक। और यौगिक में क्या कर देंगे अपन? पाई बॉन्ड हटा देंगे। पाई बॉन्ड हटाते ही CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl ये बना। तो इस एकलक इकाई को ये रिपीट हो रही है तो यहां आप N लगा दोगे। ये आपकी वाइनिल क्लोराइड, तो ये बन जाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्लियर? अब अपन चेक कर लेंगे प्रत्येक कार्बन को 4-4 बॉन्ड है, इसका मतलब अपना काम कंप्लीट हो चुका है। ये जो यौगिक बहुलक है इसमें सारी इकाई एक जैसी है, इस कारण ये कौन सा पार्ट बनेगा, इसको मतलब इकाइयों के बेस पर यौगिक बहुलक को या यौगिक बहुलीकरण को अपन वापस 2 भागों में रिपीट कर देते हैं। समयौगिक और विषम या सहयौगिक, इनको अपन यहां पढ़ेंगे इस वर्गीकरण में। तो सारी एकलक इकाई अगर एक जैसी है तो उस बहुलीकरण को अपन क्या बोलोगे? समयौगिक बहुलीकरण। अगर यौगिक हो रहा है और यदि एकलक इकाई एक से अधिक प्रकार की है तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? सह या विषम यौगिक बहुलीकरण। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। जैसे कि हो गया आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन। एक ले लेता हूं मैं जैसे स्टाइलिन बहुलीकरण। अब देखिए इसमें 2 टाइप की एकलक इकाई हो गई, तो इसका मतलब ये कौन सा आ जाएगा? दोनों में असंतृप्त है, यौगिक बहुलीकरण हो रहा है। यौगिक बहुलीकरण होता है और इकाइयां अगर एक से अधिक प्रकार की है तो आप उसे क्या बोलोगे? विषम यौगिक बहुलीकरण या सहयौगिक बहुलीकरण। क्लियर? तो इसका बहुलक बना लो आप, क्या बन जाएगा? कार्बन लगाओ इसका। तो देखिए CH2CH यहां बॉन्ड फ्री हुआ है, CH एक यहां बॉन्ड फ्री हो गया। अब अपने को 2 ही बॉन्ड फ्री रखने हैं, ये और ये, तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? वापस कनेक्ट कर देंगे। इस इकाई का यौगिक बहुलीकरण हो गया। ऐसे ही आप इसका कर लो। CH2 यहां बॉन्ड फ्री हुआ,
और ये दोनों आपस में जोड़ो। इस इकाई का अलग से बहुलक बना लिया, इसका अलग से बना लिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। गुना एस, गुना एस। तो इस प्रकार से आप समयोगज या सहयोगज बहुलीकरण दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो वापस सुन लीजिए, 3 पॉइंट थे अपने पास। सबसे पहला काम अपन कर देंगे, पाई बॉन्ड हटा देंगे। दूसरी चीज अपन ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ 2 ही बॉन्ड फ्री रखने हैं। और तीसरी चीज अपन देख लेंगे कि आपको प्रत्येक कार्बन पर 4 बंध बने हैं या नहीं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे संघनन बहुलीकरण, या इसी को पदस्वृद्धि बहुलीकरण के रूप में। तो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग सिर्फ 2 टाइप दिए हुए, योगज और संघनन के रूप में। तो अपने को उसी रूप में पढ़ना है इनको। तो देखिए, संघनन बहुलीकरण के अंदर सबसे पहली बात अपने पास आती है कि यह बहुलीकरण कौन प्रदर्शित करता है, कौन सी एकलक इकाइयां दर्शाती हैं। तो यहां आपको दिमाग में रखना है कि वे एकलक इकाइयां जिनमें 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? क्रियात्मक समूह। तो उन एकलक इकाइयों द्वारा संघनन बहुलीकरण प्रदर्शित किया जाता है। तो गौर कीजिए इस बात पे, वे एकलक इकाइयां जिनमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, संघनन बहुलीकरण प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये बहुलीकरण आप कैसे करोगे। वैसे क्रियाएं कहां पे होती है, कैसे 2 अणुओं के बीच या 2 अभिकारकों के बीच रिएक्शन होती है, कौन कहां क्रिया करता है, कौन सा बंध बनता है, कौन सा टूटता है, वो सारी चीजें मैं आपको जब 10, 11, 12 और 13 का चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो उनमें मैं आप सबको ये चीजें समझाऊंगा, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक होगा। इसलिए मैं यहां इन चीजों को नहीं डालना चाहता, क्योंकि ये आप कम से कम मान के चलोगी 4 से 5 क्लासों के बीच ये चीजें आपकी चले, तब जाके आप 2 अभिकारकों को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच क्रिया कहां पे होगी, क्या बनेगा, वो सब चीजें आप बता दो। और ये सिर्फ मेरे से पढ़ने वाले बच्चे जानते भी इन चीजों को कि इजीली वो कर सकते हैं। तो यहां मैं उस स्टेप को स्किप करता हूं, हटाता हूं। तो यहां सिर्फ आपको संघनन बहुलीकरण के अंदर ध्यान क्या रखना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संघनन बहुलीकरण स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में इसकी डेफिनेशन बना देते हैं, जो बाय मिस्टेक छूट गई है। योगज बहुलीकरण, एक बार वापस अपन इसमें आते हैं थोड़ा। तो योगज बहुलीकरण के अंदर जैसे ये एग्जांपल अपन ने ले लिया, ठीक है, पॉलीथीन और एथीन। यहां देखिए क्या हुआ है, ये एकलक इकाइयां हैं बहुत सारी आपस में जुड़ी और एक बहुलक अणु बना दिया। इसके साथ कोई सह उत्पाद नहीं बना, मतलब एक ही उत्पाद बना है। और जब एक ही बनता है तो उसको अपन यहां एकल उत्पाद बोल सकते हैं, एकल उत्पाद।
क्या हो रहा है वो चीजें तो आपको दिख रही हैं कि बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ा या एकल बड़ा उत्पाद बनाती हैं और उसी उत्पाद को अपन क्या कहते हैं, यौगिक बहुलक कहते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, यौगिक बहुलीकरण कहते हैं। तो अब परिभाषा तो बना लोगे क्या, वे बहुलक जो एकलक इकाइयों के जुड़ने से एकल उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं, यौगिक बहुलक कहलाते हैं, और इस प्रक्रम को यौगिक बहुलीकरण कहते हैं। इसको आप इस प्रकार भी बोल सकते हो कि असंतृप्त एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से बने एकल उत्पाद को यौगिक बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रम को यौगिक बहुलीकरण कहते हैं। क्लियर? चलो अब अपन संघनन बहुलक में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि संघनन बहुलीकरण या संघनन बहुलक है क्या। क्या इसकी परिभाषा अपन बना सकते हैं? तो पहले संघनन बहुलीकरण के अंदर अपन इसमें एक एग्जांपल डाल लेते हैं। पहले कोई भी जैसे नायलॉन 66 डाल दिया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, CH2 होल 6 NH2 हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन। सेकेंड इसमें अपन जो एकलक इकाई होती है अपने पास वो होती है एडीपी कामल। बहुलीकरण। तो देखिए इन एकलक इकाइयों में दो क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं अपने को, इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं। तो जिन एकलक इकाइयों के मध्य या जिन एकलक इकाइयों में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं वो कौन सा बहुलीकरण देगा? संघनन बहुलीकरण देगा। अब संघनन बहुलीकरण के अंदर मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन स्टार्ट करेगा वो कौन करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। लोन पेयर देखिए बच्चों ऑक्सीजन पर भी है, लेकिन जब ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है तो पहले क्रिया हमेशा कौन स्टार्ट करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में क्या है? कम है। अब आप कहोगे जी सर कम है तो हम क्या करें, या कम होने से क्या हो गया? तो वो चीजें मैं आपको पहले कह चुका हूं कि वहां मैं आपको अच्छे से उन चीजों को समझाऊंगा, क्योंकि वरना यहां तो वो काफी बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो याद देख लीजिए थोड़ी सी बात, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन देने का काम पहले करेगा उस परमाणु से जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है नाइट्रोजन के कंपेयर में। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन देने का काम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम जो है वो ऑक्सीजन से पहले कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। अब ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, कहां जुड़ेंगे, वो चीजें भी आपको वहां समझ में आ जाएंगी। तो मोस्टली बेटा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये कहां जुड़ेगा? प्लस पे जुड़ेगा। प्लस इस कंपाउंड में अगर अपन देखें तो इस कार्बन पर है। ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि आपको क्या करना है। मोस्टली जिस कार्बन पर
ये 6 तत्व प्रेजेंट होते हैं, 6 तत्व जुड़े हुए होते हैं। 6 का मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 4 हेलोजन। उस कार्बन पर अपन पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और ये 6 तत्व जिस कार्बन पर नहीं होते उस कार्बन पर अपन नेगेटिव चार्ज मानते हैं। तो इस कार्बन पर 2 साइड ऑक्सीजन लगी हुई है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाएंगे तो कार्बन पर कौन सा चार्ज बनेगा? प्लस चार्ज बनेगा। इस वजह से ये लोन पेयर कहां क्रिया करेगा? इस कार्बन। जैसे इस कार्बन पर क्रिया होगी, हमेशा जब बॉन्ड तोड़ा जाता है तो उस समय सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, मतलब मैक्सिमम ऐसे ही आएंगे अपने पास, कुछ विशेष परिस्थितियों में जब उसे जुड़ने के लिए कोई नहीं मिलता तो वो पाई बॉन्ड वापस बन जाता है और उसके बाद कौन सा बॉन्ड टूट गया है? ये OH वाला। तो इसका मतलब ये आपका इस एच पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां से ये जल अणु बाहर निकल जाएगा। जैसे इस जल अणु को बाहर निकालोगे तो अपने पास क्योंकि अपने को बॉन्ड दोनों साइड से फ्री करना है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये इसका बहुलक बन जाएगा नायलॉन 6 प्लस एस। तो इस प्रकार आप ये संघनन बहुलक बना दें। लेकिन ये सारा प्रोसीजर है, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये चीजें समझने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो अभी तो अपन वो पूरा कवर कर नहीं सकते। तो यहां क्या करें, अब इनको कैसे याद करें? तो उसके लिए भी बच्चों मैंने आपके लिए ट्रिक बना के रखी है जिसके बेस पर आप इसे हल कर सकते हो। वो ट्रिक मैंने क्या बनाई है, अपने सिलेबस अनुसार इस चैप्टर में अपन जितने भी संघनन बहुलक पढ़ेंगे उनमें मैक्सिमम 1-2 जगह को अगर अपन छोड़ दें तो आपके बेटा कौन बाहर निकलेगा? जल अणु, जल का अणु बाहर निकलेगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अपन इसकी परिभाषा तो बना लेते हैं। तो इस बहुलीकरण में क्या हुआ है, ये तो आपका बहुलक अणु बना है, ये आपका सह उत्पाद बना है। सह उत्पाद के रूप में ये माना जाता है। मोस्टली बेटा अपने सिलेबस अकॉर्डिंग कौन बनेगा? H2O बनेगा। इसके अलावा सह उत्पाद के रूप में अल्कोहल भी बन सकता है, NH3 भी बन सकता है, HCl बन सकता है। इस प्रकार के कोई छोटे अणु बन सकते हैं। तो क्या परिभाषा बना सकते हो? 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयों के संगनित होने से सह उत्पाद, ये सह उत्पाद थोड़ा बीच में डाल देना, ठीक है ना? संगनित होने से सह उत्पाद, फिर कोष्टक में ये 2-4 चीजें आप लिख दोगे, H2O, अमोनिया, HCl, इस प्रकार से। तो 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयों के संगनित होने से सह उत्पाद के साथ बने बहुलक अणु को संघनन बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को संघनन बहुलीकरण कहते हैं। क्लियर? तो चलिए मेरा डेफिनेशन होने के बाद अभी मैं आपसे अपन बात कर रहे थे कि सर ये चीजें तो आप हमें उन चैप्टरों में पढ़ाओगे, लेकिन आज अपन इनको कैसे हल करें? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अपने पास इस चैप्टर में जो मोस्टली एकलक इकाइयां आ रही हैं
एमीन ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, हाइड्रोक्सिल एल्कोहल ग्रुप आएगा। मोस्टली पूरे चैप्टर में आपको ये कुछ एकलक इकाइयां जिनमें मतलब ये क्रियात्मक समूह आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या कर देना है, ये जहां भी आपको दिखे, जहां भी आपको दिखे इसको हटा दो, बगैर सोचे समझे इसको हटा दो। ये जहां भी दिखे ये हटा दो, ओवच हटा दो इसका। ये जहां भी दिखे, एक ओआर भी मिलता अपने को, ये जहां भी दिखे इसमें से एच भी हट सकता है, ओएच भी हट सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ये इसके साथ है या इसके साथ। समझ में आ रही बात? देखिए वापस पढ़ लीजिए, ओआर ग्रुप अपन बाद में पढ़ेंगे। यहां देख लीजिए आप, ये जहां भी दिखे क्या हटा, एच, ये जहां भी दिखे क्या हटा, ओएच। ये वाला अगर एमीन वाली इकाई के साथ है तो क्या हटेगा, OH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ है तो क्या हटेगा, H। मतलब वही बात आती है कि कुल मिलाकर आप क्या कर देना है, जल अणु बाहर निकाल देना है। अब देखिए यहां मैंने क्या किया है, ये एमीन दिखा मेरे को, H हटा दिया, हट गया H। एमीन दिखा, H हटा दिया, कार्बोक्सिलिक दिखा, OH हटा दिया, कार्बोक्सिलिक दिखा, OH हटा दिया, ये दोनों आपस में जोड़ दी, बन गया बहुलक। बिल्कुल सिंपल सा है। ये चीजें अगर आपके दिमाग में रह जाएंगी तो आप कोई भी संघनन बहुलक बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। क्लियर? फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या आपके रहती है तो आप उसके बारे में जरूर पूछिए। चलो बेटा, थैंक्स।